देखो भाई, सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड चल रही थी इन लिक्विड, है ना, ठीक है। तो इसमें ये था भाई कि 100 ग्राम सोलवेंट में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ये होता सोलिबिलिटी। सोल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट जो डिजोल्व है किसमें, 100 ग्राम सॉल्वेंट, इसको आप सोलिबिलिटी बोल रहे थे, है ना। फिर अपन ने पढ़ा था फैक्टर, और उन फैक्टरों में से पहला फैक्टर था जो सोलिबिलिटी को इफेक्टेड कर रहा था, किस क्या थी, सोलवेंट और सोल्यूट, सोलवेंट और सोल्यूट की नेचर, ठीक है। ये हो गया था पहला पढ़ा। दूसरा फैक्टर आज अपन ले रहे हैं टेम्परेचर, ठीक है। कोई भी सॉलिड किस में डिजोल्व कर रहे हैं बताओ, लिक्विड में, है ना। कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्टेड करते हैं, तो अफेक्टेड करने वाला फैक्टर अगला है अपने पास टेम्परेचर। देखो भाई, ली चेटेलियर प्रिंसिपल है ना भाई। अब इसका प्रोनाउंसिएशन है चेटेलियर, सातेलिया, है ना, इस प्रकार से। तो ये जो ली चेटेलियर प्रिंसिपल है, ये क्या बोलता है, कोई भी सॉलिड को अपन लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे, है ना, तो ली चेटेलियर प्रिंसिपल या ला सतेलिया प्रिंसिपल क्या बोलता है वो सुनो। देखो एक सुनो भाई, डेल एच बराबर एक होता पॉजिटिव, डेल एच बराबर एक होता नेगेटिव। अगर पॉजिटिव हो डेल एच, एंथैल्पी चेंजेस है ये, एंथैल्पी चेंजेस, डेल एच का मान अगर पॉजिटिव होता है ना भाई, तो रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक, और अगर डेल एच अगर नेगेटिव हो ना, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मीन्स होता है कि एनर्जी रिलीज होगी और यहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। तो या तो एनर्जी बाहर निकलेगी, एनर्जी दी जाएगी, दो चेंजेस थे। अब मान लो मैं आपसे कहूं NaCl, KCl, NH4Cl, NaNO3, है ना, ये सॉलिड है। इनका जब पानी में डिजोल्व होते हैं ना ये, तब डेल एच बराबर पॉजिटिव होती है, अर्थात NaCl। देखो वैसे सिंपल समझा, पानी ले, इसमें इतना सा नमक डाल दें, नीचे पड़ जाएगा, जाते हैं थोड़ी जाते उड़ जाएगा, नीचे गिर जाएगा। अब आप उसको गर्म करो, तो गर्म करने पर बताओ वो नमक कम उड़ेगा, ज़्यादा ज़्यादा उड़ जाएगा ना। इसका मतलब यहाँ पर आप ये कहोगे कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज करोगे तो सोलिबिलिटी इंक्रीज होगी, सही है। नमक की बात कर रहा हूँ मैं, टेम्परेचर बढ़ाओ सोलिबिलिटी बढ़ जाएगी, क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि नमक का पानी में घुलना कौन सी प्रोसेस है, उस मतलब एनर्जी जो दी जा रही है बाहर निकल रही है, दी जा रही है ना। नमक पानी में घुल रहा है, दे रहे हो आप, कौन सी है, एंडो या एक्सो, एंडो है, एंडो तो डेल एच बराबर पॉजिटिव है। NaCl, KCl, NH4Cl, NaNO3 का पानी में डिसॉल्व होना एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, डेल एच बराबर पॉजिटिव है, अर्थात जब ये पानी में घुलेंगे तो एनर्जी चाहिए, तो सीधी सी बात है एनर्जी चाहिए।
टेम्परेचर दे दो, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो एक रूल तो ये हुआ कि डेल एच अगर पॉजिटिव हो तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी भाई। डेल एच की वैल्यू अगर पॉजिटिव हो तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। एग्जांपल आपके पास ये रहे, ठीक है भाई। इसका उल्टा कर देंगे दूसरे में, तो दूसरे वाले को बताने की जरूरत नहीं, एग्जांपल बता दो बस। CaO, Ca होता है जो अपना कैल्शियम ऑक्साइड है, होने को तो लिखने इसको पानी में डालते हैं, पानी में डिजोल्व करके हम कलर करते हैं ना व्हाइट रंग का कड़ी, है ना भाई। तो ये है CaO। जब इस CaO को पानी में पटकते हैं आप, तो बताओ क्या होता है? पानी ठंडा हो जाता है, गर्म, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि CaO को जब पानी में घोड़ोगे तो हीट रिलीज होगी। रिलीज होगी, हीट रिलीज हो रही है, इसका मतलब डेल एच बराबर नेगेटिव। सही है। अब बताओ आप CaO को पानी में घोड़ोगे तो गर्म करना पड़ेगा क्या? अपना आप उड़ जाएगा, और तो बल्कि बाहर निकल रही है। तो ऐसी कंडीशन अगर हो कि डेल एच बराबर नेगेटिव हो, तो ध्यान रखना इस कंडीशन में अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया ना तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। CaO है, NaOH है, Li2SO4 है, CH3COO का होल ट्वाइस Na है ना भाई। सोडियम एस्टेट है, कैल्शियम एस्टेट है, इस प्रकार के कंपाउंड, इनको जब आप पानी में घोलोगे, ठीक है भाई। CaO, NaOH, Li2SO4 ये वो सॉलिड हैं जिनको जब आप पानी में डालोगे ना तो हीट क्या होगी बताओ? रिलीज होगी भाई। तो कुल मिला के बात ये है भाई कि दो प्रकार की प्रोसेस होती है, एक जिनमें डेल एच बराबर नेगेटिव होता है और एक डेल एच बराबर पॉजिटिव वाले को समझ लो, बस उसका उल्टा कर देगा। और एग्जांपल इसमें CaO का याद रख लो। एक तो CaO का तो वैसे याद होगा, CaO को पानी पटकोगी बाहर निकलती है, ठीक है। एक NaCl का याद रखो, NaCl को पानी में पटको, नमक को। अब बताओ क्या होगा? गर्म करोगे तो और ज्यादा उड़ेगा ना, गर्म करोगे तो ज्यादा उड़ेगा नमक। तो NaCl, KCl, NH4Cl, NaNO3 के लिए अगर अपन याद रखें, देखो भाई एक बार मैं वापस इन चीजों का जिक्र कर दूं। देखो एक आपके पास NaCl है ना, सिंपल दो एग्जांपल लें, एक NaCl और एक CaO है ना। अगर अपन NaCl की बात करें, ये पानी है ना भाई, और इस पानी में आपने क्या डाला? NaCl, ये NaCl डाल दिया भाई, है ना। अब आप बताओ अगर इसको आप गर्म करोगे तो ये नमक इस पानी में कम घुलेगा कि ज्यादा? ज्यादा घुलेगा ना, ठीक है। इसका मतलब यहाँ ये हुआ कि टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। सही है ना भाई। नमक को पानी में आप डिजोल्व करोगे तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। कॉमन एग्जांपल है जो अपन काम में लेते हैं। दूसरी बात CaO की बात करें, ये इसका उल्टा भाई, है ना। इसमें अपन क्या लिख देंगे कि यहां टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। अब वापस नमक को समझो, नमक को आपने पानी में डाला, गर्म किया, घुल गया। तो नमक जब पानी में घुल रहा है तो उसको हीट चाहिए ना, हीट लेगा, हीट लेगा, इसका मतलब एंडोथर्मिक है, हीट ले रहा है, एंडोथर्मिक है। और इस CaO को
जब आप पानी में पटकोगे तो हीट बाहर निकलती है, पानी गर्म हो जाता है भाई, उबलने लगता है पानी, बहुत ज़्यादा पानी उबलने लगता है, मतलब पानी की वेपर ही बन जाती है, इतना ज़्यादा मात्रा में हीट रिलीज होती है। हीट रिलीज हो रही है, इसका मतलब एक्सोथर्मिक है। तो आपके पास दो प्रकार की प्रोसेस होंगी, या तो प्रोसेस एंडोथर्मिक होगी या प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगी, ठीक है ना भाई। यानी किसी भी सॉलिड को जब लिक्विड में डिसोल्व करोगे, किसी भी सॉलिड को लिक्विड में डिसोल्व करोगे तो दो प्रकार की प्रोसेस होंगी, या तो प्रोसेस एंडोथर्मिक होगी या प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगी, ठीक है ना भाई। अगर एंडोथर्मिक हो तो हीट लेगा, वो लेगा तो टेम्परेचर बढ़ाओ सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ध्यान रखना, एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है और एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी घट जाती है भाई। एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक के लिए डेल एच बराबर क्या होता है बताओ? डेल एच बराबर पॉजिटिव होता है, और एक्सोथर्मिक के लिए डेल एच बराबर, तो आप ये कहेंगे कि डेल एच की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, एंथैल्पी चेंजेस पॉजिटिव है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, और अगर एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी घट। दो हो गई, एक तो टेम्परेचर बढ़ाओ सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, एक टेम्परेचर बढ़ाओ सॉल्युबिलिटी घट गई। और तीसरे टाइप का एग्जांपल ये है, ग्लूबर साल्ट, ठीक है ना भाई। इस ग्लूबर साल्ट के लिए स्पेशल केसेस है, Na2SO4.10H2 सोडियम सल्फेट है। इस सोडियम सल्फेट को मैं गर्म कर रहा हूं, पानी में डाल दिया इसको और मैं इसको गर्म कर रहा हूं, तो गर्म कर रहा हूं मैं, गर्म कर रहा हूं, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं ना भाई, तो टेम्परेचर बढ़ाते जाओ सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये बात है कब तक? 32.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से कम तक, ठीक है ना भाई। और जो ही 32.4 डिग्री सेल्सियस होगा, इसका ये जो क्रिस्टलाइन वाटर है ना भाई, ये बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा क्या? Na2SO4.10H2, सारा पानी इसका बाहर निकल जाएगा और ये एक एनहाइड्रस साल्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एनहाइड्रस साल्ट बन जाएगा। Na2SO4, पानी इसका सारा बाहर निकल गया। इसका मतलब ये है कि एक क्रिस्टलाइन फॉर्म दूसरी क्रिस्टलाइन फॉर्म में चेंज हो गई, और जिस टेम्परेचर पर ऐसा होता है उस टेम्परेचर को बोला जाता है ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर का मतलब होता है जिस टेम्परेचर पर एक क्रिस्टलाइन दूसरे क्रिस्टलाइन में बदल जाए। जैसे एक एग्जांपल यहां पर मैं एक और देना चाहूं, मान लो रोम्बिक सल्फर है, वो रोम्बिक सल्फर मोनोक्लिनिक सल्फर में चेंज हो जाती है। (95.6 डिग्री सेल्सियस पर, तो एक क्रिस्टलाइन फॉर्म दूसरी क्रिस्टलाइन फॉर्म में बदल जाए, क्या बोलोगे आप इसे? ट्रांजिशन टेम्परेचर, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन टेम्परेचर है। यहाँ भी क्या है? ये ट्रांजिशन टेम्परेचर, एक क्रिस्टलाइन दूसरे क्रिस्टलाइन फॉर्म में बदल गया, ठीक है। तो अगर दूसरी क्रिस्टलाइन फॉर्म में बदल गया तो प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी भाई। इसकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी एनहाइड्रस साल्ट की, और जब इसके साथ पानी जुड़ा हुआ जब प्रॉपर्टीज अलग होंगी, तो अब प्रॉपर्टीज अलग हो जाएगी। अब प्रॉपर्टीज अलग कैसे होगी कि अब मतलब कब? 32.4 डिग्री सेल्सियस के बाद अब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो अब सॉल्युबिलिटी घटेगी। तो ग्लूबर साल्ट में दोनों कंडीशन लग रही है, टेम्परेचर बढ़ाओ सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ाओ सॉल्युबिलिटी घट रही है, ठीक है ना भाई। तो ध्यान रखना, ग्लूबर साल्ट में टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ भी सकती है और सॉल्युबिलिटी घट भी सकती है। बढ़ेगी तो कब तक? 32.4 से कम तक, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी और उसके बाद टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी घटती जाएगी, और इस टेम्परेचर पर दोनों आपस में चेंज होते रहेंगे। इक्विलिब्रियम है इस टेम्परेचर पर, ठीक है। आप इसको बोलोगे क्या? ट्रांजिशन टेम्परेचर भाई, ठीक है। तो आपके पास तीन चीजें हो गई भाई। एक पहला, ऐसे साल्ट
जिनका पानी में डिजोल्व होना एक एंडोथर्मिक। यहां पर अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बोलो क्या होगा? तो अपन बोलेंगे कि solubility of NaCl, KCl, NH4Cl, Na, NO3 है ना, इंक्रीज और इंक्रीज टेम्परेचर बढ़ाने पर solubility इंक्रीज होगी। ठीक है ना? क्यों भाई? क्योंकि इनकी solubility है ना वो क्या है? solubility of this salt is endothermic। ठीक है ना भाई? तो पहले प्रोसेस तो ये, और यहां पर आप लिख देंगे क्या कि डेल H बराबर पॉजिटिव है, इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने पर solubility इंक्रीज होगी। ठीक है? और दूसरे जो अपने पास कैटेगरी है, दूसरी कैटेगरी, वो दूसरी कैटेगरी ये रही, किस किस की? CaO है, NaOH है, Ni2SO4 है, ये सारे है। ठीक है? इनका पानी में घुलना एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, LH बराबर नेगेटिव। और तीसरी कैटेगरी कौन सा जाती है अपने पास? ठीक है भाई, ये हो गया अपने पास टेम्परेचर। ठीक है, लिख दूसरा फैक्टर टेम्परेचर है ना। टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल, if del H greater than 0, del H greater than 0, del H greater than 0 मतलब वो ये है del H की वैल्यू नेगेटिव है पॉजिटिव? पॉजिटिव है ना। पॉजिटिव है तो कौन सी प्रोसेस होगी? एंडोथर्मिक। then energy is absorbed when solute is dissolved in solvent। then on increasing temperature the solubility of solid solute will also increase, है ना भाई। एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल NaCl में याद रखो भाई इसमें, है ना भाई। NaCl में क्या होगा भाई? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ज्यादा बढ़ेगा, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर सोल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। NaCl से याद रख लिया अपन ने, क्या याद रखा बताओ? NaCl में टेम्परेचर बढ़ाने पर सोल्युबिलिटी बढ़ जाती है। इसका मतलब एंडोथर्मिक एक एक्सो है, और एंडो तो del H इक्वल पॉजिटिव। ठीक है, एग्जांपल लिखते हैं। NaCl है, KCl है, NH4Cl है, NaNO3 है। एग्जाम्पल NaCl, KCl, NH4Cl, NaNO3। ठीक है, अब इसको उल्टा करके लिखो। एग्जाम्पल दूसरा लिख देना, उल्टा करके लिख दो इसको।
उदाहरण लिखते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, लिथियम सल्फेट, कैल्शियम एसिटेट, अब देखो वापस एक मिनट, अपन सिंपल NaCl को लेके चलें, सिंपल NaCl है ना। NaCl को पानी में डालोगे तो गर्म करोगे तो कम घुलेगा कि ज़्यादा, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉलिडिटी बढ़ रही है, और आप उसको हीट दे रहे हो, इसका मतलब वो एंडोथर्मिक है, ठीक है। एंडोथर्मिक है तो डेल एच बराबर नेगेटिव, और नमक की बात करें तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉलिबिलिटी बढ़ी, तो डेल एच इक्वल नेगेटिव हो तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो गई NaCl के लिए। कैल्शियम है पॉजिटिव है ना, और अगर कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें तो बताओ, पानी में डालो, हीट बाहर निकलेगी, इवोल्व होगी तो डेल एच बराबर नेगेटिव, एक्सोथर्मिक है ये तो क्या हो जाएगी बताओ, एंडोथर्मिक, और ये हो जाएगी एक्सोथर्मिक। यहां पर बताओ टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉलिबिलिटी उल्टा कर देंगे इसका, ठीक है। ये और उतार देंगे, और वापस उतार दो नीचे एक बार एक साथ। ये 32.4 डिग्री सेल्सियस क्या है भाई, ट्रांजिशन टेम्परेचर, ठीक है ना। नीचे लिखे ग्लोबल साल्ट के लिए, इसमें क्या होगा 32.4 तक तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, ध्यान रखना, उसके बाद डिक्रीज होगी। देखें ग्लोबल साल्ट में the solubility of global salt, the solubility of global salt increase up to 32.4 डिग्री सेल्सियस, 37.4 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज होगी, बट ऑन फर्दर इंक्रीज टेम्परेचर, ऑन फर्दर इंक्रीजिंग टेम्परेचर द solubility decrease. Its main reason, नीचे लिखना, its main reason is that at 32.4 डिग्री सेल्सियस, 32.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर its crystalline water gets separated and it becomes
एनहाइड्रस साल्ट, एनहाइड्रस साल्ट। अच्छा वो रिएक्शन तो उतार दो इसमें, रिएक्शन उतार दो। उतार दो। Na2SO4.10H2 32.4 डिग्री सेल्सियस, Na2SO4 प्लस 10H2 है ना, और ये 32.4 डिग्री सेल्सियस एक तो क्या ट्रांजिशन टेम्परेचर, ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर अगला टॉपिक डालें। ये तो था सॉलिड की सॉल्युबिलिटी किसमें, लिक्विड में भाई। और अगला टॉपिक डालें आप सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। देखो भाई अपन पढ़ रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। एक चीज ध्यान रखना, अपन ने क्या क्या चीज पढ़ के आए, एक तो पढ़ के आए डेल एच बराबर नेगेटिव, एक डेल एच बराबर पॉजिटिव, ठीक है। इन्हीं के बेस पे यहाँ चीज चलेंगी, ध्यान रखना है ना, क्योंकि ये 11th क्लास में अपन ने पढ़ा था लेचटेलियर प्रिंसिपल, उसी में था ये कि अगर मान लो डेल एच बराबर नेगेटिव है तो प्रोसेस क्या होगी बताओ, एक्सोथर्मिक होगी। डेल एच बराबर पॉजिटिव है, ठीक है, एंडोथर्मिक होगी। एक्सो अगर हो ना तो बाहर निकल रही है, टेम्परेचर देने से कोई फायदा नहीं है। फिर भी अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वहां पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। डेल एच बराबर पॉजिटिव, एंडो दी जाएगी का मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। इसी चीज को यहाँ पर अपन लेकर के बात को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अपन पढ़ रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज रिप्रेजेंटेड बाय एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। भाई गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी है ना, उसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे किससे, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट से, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट से, ठीक है ना भाई। किस गैस का एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कम है, किसका ज्यादा है। अब ये एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होता क्या है भाई, गैस का ml में वॉल्यूम जो कि 1 ml पानी में डिजोल्व है, वॉल्यूम ऑफ गैस इन सेंटीमीटर क्यूब। गैस का वॉल्यूम किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में, जो डिजोल्व है किसमें, 1 सेंटीमीटर क्यूब पानी में, नॉन एज एब्जॉर्प्शन ठीक है भाई। यह है एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट का मतलब फिर बता रहा हूं मैं, किसी भी गैस का
ml में वॉल्यूम है, जो कि किस में डिजोल्व है, 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 ml है। आपने पानी ले लिया, कितना, 1 ml, 1 ml पानी है, ठीक है। इसमें कोई भी गैस कितनी डिजोल्व है, कितनी घुली हुई है, वो उसका क्या बोलेंगे आप, कितनी घुल रही है, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। अगर मान लें अपन अमोनिया का एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट सबसे ज्यादा होता है, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट का मैं अगर ऑर्डर लिखूं तो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट होता है अमोनिया का, और सबसे कम होता है नाइट्रोजन का। इसका मतलब क्या हुआ कि पानी में सबसे ज़्यादा कौन घुलेगी, NH3 घुलेगी। सबसे ज़्यादा अमोनिया घुलती है और सबसे कम N2 गैस घुलती है भाई, ठीक है। एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट का मतलब ही क्या होता है, कितनी घुली रहे, उसका ml में वॉल्यूम बताना है, ml में वॉल्यूम बताना है कि गैस कितनी घुली हुई है, किसमें, 1 ml में। बड़ा M आप किस में निकालते हैं, 1 लीटर सॉल्यूशन में, किसमें, 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के कितने ग्राम मोल प्रेजेंट है। आप ppm किस में निकालते हैं, 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन में निकालते हैं, 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन में निकालते हैं। डब्ल्यू परसेंटेज किस में निकालते हैं, 100 ग्राम सॉल्यूशन, सही है कि। तो इसी तरह एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट निकलेगा किसमें, 1 ml वाटर में, किसमें भाई, 1 ml वाटर में गैस कितनी है रे, 1 ml वाटर में गैस कितनी डिजोल्व है, वो उसका क्या बोलोगे आप, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। सबसे ज्यादा किसका बताएं, NH3 का, उसके बाद आ जाती है HCl, उसके बाद आ जाती है SO2, उसके बाद H2S, फिर आ जाती है अपने पास CO2, फिर आ जाती है एसिटिलीन, फिर आ जाती है O2, और सबसे कम किसका, N2 गैस का, ठीक है भाई। ये इनके क्या लिख दिए बताओ मैंने, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट लिख दिए कि सबसे ज्यादा किसका होता है, अमोनिया का, सबसे कम होता है। अब ये एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, अगर मान लो मैं यहाँ पर सोल्युबिलिटी का ऑर्डर पूछूं, बताओ कौन सी गैस ज्यादा सोल्यूबल है, तो बात ये अमोनिया ज्यादा सोल्यूबल है ना भाई। एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट इसका ज्यादा है, इसका मतलब ये 1 ml वाटर में ज्यादा घुली हुई है, सही है कि नहीं। और सबसे कम एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट अगर N2 का, तो इसका मतलब ये सबसे कम घुली हुई, इसका वॉल्यूम सबसे कम है 1 ml वाटर में, और इसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा है 1 ml, ठीक है। और फिर अपन पढ़ेंगे कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्टेड करते हैं किसको, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है। पहले यह था तो एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट से लिखा जाता है। The volume of gas in centimeter cube which dissolved in 1 सेंटीमीटर वाटर।
हो गया भाई, है ना। अब आ जाओ किसमें, फैक्टर लिख दो। फैक्टर अफेक्टेड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। डाल दो टॉपिक, फैक्टर अफेक्टेड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है भाई। अब इसमें आगे चीज समझाए उससे पहले ये वापस उतार दो एक बार नीचे इसको, फिर लेते हैं अपन आगे। इसको यहां उतार दें, याद रह जाएगा ये, क्योंकि टेम्परेचर का इफेक्ट यही लगेगा। ठीक है ना भाई, कोई सा भी सोल्यूट हो रूल यही फॉलो होंगे। डेल एच बराबर नेगेटिव, एक्स हो टेम्परेचर बढ़ाओ सॉल्युबिलिटी डिक्रीज, डेल एच पॉजिटिव टेम्परेचर बढ़ाओ सॉल्युबिलिटी इंक्रीज, चाहे वो गैस हो चाहे सॉलिड सब्सटेंस हो, है ना। फर्स्ट ले लें अपन, ये दोबारा काम आ जाएगा भाई, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, क्योंकि मैं सबसे पहले यहां ले रहा हूं क्या, नेचर ऑफ गैस। गैस की नेचर क्या है उस पर डिपेंड करेगा, उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी या ज्यादा होगी। वही मैं कैटेगराइज कर रहा हूं। पहली कैटेगरी देखो भाई, NH3 SO2, इन दोनों की कैटेगरी ले रहा हूं मैं। NH3 को जब आप पानी में डिजोल्व करेंगे तो ये बनाती है NH4OH। क्या बनाती है बताओ, NH4OH बनाती है। ठीक है, और ये NH4OH आयनाइज होता है कैसे, NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव। मतलब कुल मिला के बात ये है कि अमोनिया पानी से क्रिया कर गया, रिएक्शन कर गया, है ना भाई। क्या बन गया बताओ, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे ही अगर मान लीजिए आप CO2 की बात करें तो CO2 भी पानी के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाती है H2CO3, और ये H2CO3 भी टूट जाता है 2H प्लस में और CO3-2 में भाई। ठीक है, ऐसे ही ये जो SO2 है, ये SO2 भी पानी के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगी, H2SO3 बनाएगी। ठीक है ना भाई, और ये H2SO3 भी टूट जाता है किसमें, 2H प्लस में और SO3-2 में। ठीक है, हालांकि ये H2SO3 भी बनाती है, H2SO4 भी बना देती है, H2SO4 भी बना लेती है। ठीक है, H2SO3 H2SO4 दोनों बना लेती है। तो ये तीन गैसें वो हैं जो कि रिएक्ट करती हैं पानी के साथ। रिएक्ट विद वाटर फ्रेम, सॉल्वेंट लिख दो, रिएक्ट विद सॉल्वेंट। ठीक है, तो बताओ ऐसी गैसें सॉल्वेंट में कम घुलेंगी, ज्यादा ज्यादा घुल जाएंगे। जो अंदर गई अगर रिएक्शन नहीं करेगी तो वापस आ जाएगी, और अगर अंदर गई रिएक्शन कर ली तो अंदर ही रह जाएगी। बोलो सही है कि नहीं। अगर मान लीजिए गैस
रिएक्ट करती हैं किसके साथ, विद सॉल्वेंट, आर मोर सोल्यूबल। सही है कि नहीं भाई? जो गैसें सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन कर जाएंगी वो बहुत ज़्यादा सोल्यूबल होंगी। सही है ना? दूसरा जो आयनाइज हो जाएंगे, ये तो लिखो पहला बात। ये SO3 - 2 क्या होता है भाई? SO3 - 2 होता क्या वैसे? इस आयन का नाम रहा SO3 - 2 सल्फाइट। सही है। SO4 - 2 होता तो सल्फेट। S - 2 सल्फाइड, आइड, IDE है ना। हटाओ। तो ये तो वो गैस है जो सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कर जाती है भाई। और सेकंड कैटेगरी अपने पास वो होगी जो आयोनाइज हो जाएगी। हो गया भाई? अगर मान लो मैं HCl गैस की बात करूं, है ना भाई, तो HCl गैस क्या हो जाती है बताओ? आयनाइज्ड हो जाती है। जैसे मान लीजिए HCl को आप पानी में डालें, क्या हो जाएगा बताओ? H+ और Cl- में टूट जाएगा। H+ पानी के O- से गिर जाएगा। बोलो सही है नहीं? हाइड्रेशन ऑफ कैटायन, ठीक है ना भाई। और यहाँ जो एनर्जी रिलीज होगी उसे हाइड्रेशन एनर्जी बोलेंगे आप, है ना। तो ये H+ पानी से गिर गया ना, तो इसको क्या बोलोगे? एक्वस। ये भी पानी से गिर गया चारों तरफ से, क्या बोलोगे इसको भी? तो जो गैसें आयोनाइज हो जाएंगी उनकी सोलेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। अंदर गई टूट गई, बाहर थोड़ी आएगी फिर, ठीक है, ज़्यादा हो जाएगी। सेकंड कैटेगरी उतारो। तो ये मोर सोल्यूबल गैसें हैं भाई। NH3 है, CO2 है, SO2 है,
इसलिए इनका जो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है वो ज्यादा होगा, सीधी बात है। सही है कि नहीं? नीचे लिखें, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब वाटर, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब वाटर, लिख दो ऑर्डर, ये रहा। तो देखो ये NH3, HCl, SO2, H2S, CO2, यहां तक की गैस है रहे, यहां तक की गैस है, CO2 तक की गैस है, ये मोर सोल्यूबल है। क्यों भाई? अरे या तो ये रिएक्ट कर जाती है या आयनाइज हो जाएंगी, ठीक है ना। ये वो गैसें हैं जो न तो आयनाइज हो रही हैं और न रिएक्ट कर रही हैं, तो ये लेस सोल्यूबल होगी, ठीक है कि नहीं? हटा, है ना भाई? क्या दिख गया सर? क्या दिख गया उसमें? है कुछ नहीं सर। कुछ नहीं, तो फिर उधर क्यों देख रहा उसमें? इसमें क्या है अपने, ये है ना डेल टीवी का जो थर्मोडायनामिक डेरिवेशन है, इसमें अपना तो डायरेक्ट होता भाई, डायरेक्ट अपनी लास्ट में पढ़ेंगे ये डेल टीवी बराबर आर टीवी नोट का स्क्वायर अपॉन 1000 बटा एल लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेकिन ये क्या है, ये ना अपने जो राजस्थान बोर्ड की बुक है ना, उस राजस्थान बोर्ड की बुक में ये गलत है, मतलब रिएक्शन उसमें ये जो नीचे एलवी है ना, एलवी की जगह डेल एच वेपराइजेशन दिया हुआ है, जबकि डेल एच वेपराइजेशन के साथ रिलेशन ये है, ये रहा, ये रिलेशन है ना। तो ये तो डेल एच वेपराइजेशन है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। और ये जो एलवी है ना, इस एलवी में देखो एम हट गया, क्योंकि एलवी बराबर होती है क्या, डेल एच वेपराइजेशन अपॉन एम। तो इसकी जगह एम ए और डेल एच वेपराइजेशन की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एल। तो ये है रिलेशन वास्तव में लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन और केबी के बीच, केबी और एलवी के बीच रिलेशन ये है, जबकि बुक में ये दे रखा है। अब मैं तो क्या करता हूं, जो है ना बुक में वही करवाता हूं भाई। क्यों? मैं मेरी तरफ से मालूम चतुराई छांट दूं उसमें, और राजस्थान बोर्ड में तो किसके अकॉर्डिंग चेक करेगा, उनके अकॉर्डिंग। कई बार क्या होता है, मेरे को मजबूरी में जो बुक में है ना वही करवाना पड़ता है, जबकि एक्चुअल में ये बीएससी थर्ड ईयर का है, ये डेरिवेशन बीएससी पार्ट थर्ड में पूरा डेरिवेशन है, डेरिवेशन में पता लग जाता है कहां क्या है। लेकिन उसमें क्या करना पड़ता है अपन को, जो है ना वही लिखवाता हूं भाई, ठीक है। हाँ तो अपन क्या पढ़ रहे थे भाई? हाँ, कौन कौन सी गैस भाई? O2 है, N2 है ना, ये गैस है मोर सोल्यूबल है इन अल्कोहल, है ना, क्योंकि ये O2, N2, Cl2 ये ऐसी गैसें हैं जो न तो आयनाइज हो रही है और न रिएक्ट कर रही है, नॉट रिएक्ट और नॉट आयनाइज। इसलिए क्या होगी भाई? लेस सोल्यूबल इन वाटर। तो किसमें ज्यादा सोल्यूबल होंगी ये? अल्कोहल। ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज में लेस सोल्यूबल है तो हर में ही लेस रहेगी, ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। ऑक्सीजन इज बहुत ज्यादा घुलती है ब्लड में, कौन? ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये 3 लाइनें और उतार दें। O2 है, N2 है, नॉट रिएक्ट एंड नॉट आयोनाइज, इसलिए लेस सॉल्युबल इन वाटर।
टेम्परेचर कल पढ़ेंगे भाई, है ना। लिख तो जो दो चाहे टेम्परेचर लिख करके वो वाली बात बता दो कौन सी, फिर इसको कल समझेंगे अपन। और वैसे भी आपको पता है कि कोई गैस अगर पानी में घुली हुई है और उस पानी को गर्म कर दो, बुलबुले बाहर निकलते हैं, इसका मतलब गैस बाहर निकल रही है, रिलीज